इस वीडियो के अंदर अगर आपको लगता है मैं कहीं भी बायस्ड हूं और लगता है कि आप मेरे को गलत प्रूफ कर सकते हो तो देखो खुला चैलेंज है, आप सामने से आके मेरे साथ वीडियो बना के मेरे को गलत प्रूफ कर दो। मैं इस वीडियो को डिलीट अलग करूंगा और सॉरी अलग मांगूंगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास एक ऐसा फोन है जिसकी वीडियो चाहे तो मैं लॉन्च से पहले ला सकता था, लेकिन फिर लोग गीत गाने लग जाते हैं भाई एथिक्स नहीं है एथिक्स नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना वेट करा जाए, इस फोन को खुद यूज करता हूं और इसका एक कंप्लीट रिव्यू लेके आऊंगा ताकि आप लोगों को पता चल सके कि सैमसंग ने जो नया S23 FE लॉन्च करा है ये कैसा है। अभी मार्केट में जितनी वीडियो है ना यूट्यूब पर भाई सब पॉजिटिव रिव्यू है, हर किसी ने इसे कवर अप करा है फोन को जबरदस्ती और बताया कि बढ़िया फोन है। बट मैं आज इस वीडियो के अंदर ये बताने वाला हूं क्या इसके अंदर अच्छा है और क्या इसके अंदर बेकार है। तो वीडियो पूरी देखना। और इस वीडियो पर हमारे 60,000 रुपए लगे हैं, तो भाई 60,000 तो नहीं 6,000 लाइक का एम करते हैं। और कमेंट में जरूर बताना अगर आपके पास 60,000 हो तो क्या आप इस फोन को लेना प्रीफर करोगे। और स्पेशली ना जो एक्सनेस वाला पार्ट है वो स्किप मत करना, वहां से तो भाई मैं कहूंगा कि पूरी वीडियो देखना और लूप पे लगा के देखना। बाकी शेयर कर देना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ताकि अगर वो इस फोन को बाय करने की सोच रहे हैं तो वो एक अच्छा डिसीजन बना सकें। तो देखो सबसे पहले S23 FE की जो इन हैंड फील है ना, जैसे A54 सैमसंग ने लॉन्च करा था वैसी है। यहाँ तक की लुक भी वही है। मैं तो कहूंगा यहाँ पर थोड़े बहुत चेंज करे हैं, फोन वही है ये। बेसिकली बैक में वहां पर भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 मिलता था, यहाँ पर भी, और फ्रंट में भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 है। अब लास्ट टाइम से इंप्रूव है क्योंकि S21 FE में बैक में प्लास्टिक मिलती थी लेकिन यहाँ पर ग्लास दिया है, लेकिन फ्रंट में डाउनग्रेड करा है क्योंकि S21 FE में विक्टस की प्रोटेक्शन थी पर यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 है, लेकिन बैक के लिए हम इतना संभाल लेंगे। अब यहाँ पर A54 के कंपैरिजन में जो इस फोन के अंदर एक चेंज है वो है साइड फ्रेम। यहाँ पर मेटल का है, उसके अंदर प्लास्टिक का था। आई नो काफी यूट्यूबर ने मेटल का बताया लेकिन हमने उस फोन को पर्सनली यूज करा है तो वहां पर प्लास्टिक का फ्रेम था, यहाँ मेटल का है। अब यहाँ पर मेटल का फ्रेम है लेकिन ये काफी अनकंफर्टेबल फील होता है। रीजन देता हूँ, देखो जो बैक ग्लास है ना उससे हल्का सा बाहर की तरफ है और फ्रंट से भी, जिसकी वजह से जब आप इसे विदाउट कवर पकड़ोगे ना फोन को तो साइड साइड से चुभता है। अब भाई आईफोन जब चुभने वाले फ्रेम बना देता है तो सारे लोग निकल आते हैं कि भाई देखो चुभ रहा है, उससे टमाटर प्याज काट के दिखाएंगे, लेकिन इस पे क्यों बात नहीं कर रहे। अच्छा सैमसंग से यूनिट आ रही है ना, फिर घर कैसे चलेगा। पर ठीक है अगर कवर लगा के यूज करोगे तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कवर लगाने के बाद फोन अभी वैसे ही मोटा है और ज्यादा मोटा हो जाएगा तो और ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होगा। चलो बिल्ड और इन हैंड फील तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर फ्रंट जैसी देखते ना दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि S21 FE के बेजल चिन्ह बहुत ज्यादा कम थे। अभी इसे देखता हूं ना ऐसे लगता है भाई डाउनग्रेड कराओ अपग्रेड की जगह, क्योंकि भाई उसके जो बेजल चिन्ह थे वो ऐसे थे जैसे सैमसंग अपनी फ्लैगशिप सीरीज निकालता है ना। S23 जो नॉर्मल वाला है उसके बेजल चिन्ह जैसे ही भाई S21 FE के बेजल चिन्ह थे, एक तरीके से फुल व्यू एक्सपीरियंस मिलता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे भाई 30,000 वाला फोन हो से। एक्चुअली 30,000 वाले फोन के भी अगर बेजल चिन्ह देखो, जैसे मोटोरोला POLED डिस्प्ले देता है या और भी दूसरे ब्रांड है, भाई उनके बेजल चिन्ह इससे बहुत ज्यादा कम है। तो 60,000 में इसके बेजल चिन्ह तो जस्टिफाई नहीं होते और इसकी वजह से दिक्कत ये है जब आप कोई कंटेंट देखते हो ना बहुत ही ज्यादा गंदी सी फीलिंग आती है बेजल चिन्ह को देख के। बाकी यहाँ पर पंच होल का साइज इन्होंने ठीक दिया है और इसमें डायनेमिक एमोलेड 2x पैनल मिलता है। अब अच्छी बात ये लगी जब आप इसे ऑटो स्विच पे यूज करोगे ना, जैसे मैंने दूसरे UI भी यूज कर रहे हैं जैसे फन टच OS वीवो का या मोटोरोला का MyUX, उनमें जब ऑटो स्विच यूज करा जाता है तो मैक्सिमम एप्लीकेशन 60 हर्ट्ज पे चलती है, सिर्फ जो सिस्टम एप्लीकेशन है वो ही 120 हर्ट्ज पे चलती हैं। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर मैक्सिमम एप्लीकेशन 120 हर्ट्ज पे चलेंगी। 60 हर्ट्ज सिर्फ जब लगेगा जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, फोन में कोई फोटो खुली हुई है, तो इसकी वजह से एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेटर मिलता है स्मूथनेस के मामले में। लेकिन एक बात बहुत ज्यादा अजीब है, जैसे कि अभी यहाँ पर AOD लगा हुआ है और AOD में देखो 120 हर्ट्ज शो कर रहा है, मतलब अभी भी 120 हर्ट्ज पे लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसकी बैटरी कंजप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब आइडियल बैटरी ड्रेन भी बताऊं ना तो अगर आप इसे रात को रख के सोते हो तो 9% के आसपास ये बैटरी कंज्यूम कर लेता है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। बाकी यहाँ पर डिस्प्ले की क्वालिटी बढ़िया है, कलर्स वगैरह बेहतरीन देखने के लिए मिलते हैं एंड यहाँ पर डिटेल्स की भी कोई कमी नहीं लगी। यहाँ तक कि आप HDR में OTT पे कंटेंट भी प्ले कर सकते हो, तो ये वाली चीजें तो ठीक है। और यहाँ पर भाई इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी बढ़िया परफॉर्म करता है। बट मैंने सैमसंग के पहली बार किसी फोन के अंदर एक अजीब सी दिक्कत नोट करी है, मतलब ऑटो ब्राइटनेस पे मेरा फोन था और एक ही लाइट कंडीशन में था, बार बार ये ब्राइटनेस को फ्लक्चुएट कर रहा था, कभी कम कर रहा था कभी ज्यादा कर रहा था। तो ये एक सॉफ्टवेयर ग्लिच है जो कि अपडेट से फिक्स हो सकता है। बाकी अगर आप इस फोन को यूज कर रहे हो ये वाला बग आपको मिल रहा है तो मुझे कमेंट में बता देना, आपका भाई आपको पक्का रिस्पॉन्स करेगा। इसके अलावा भाई इस फोन की डिस्प्ले हो गई है, ब्राइटनेस की मैं आगे बात करूंगा क्योंकि वो किसी दूसरी चीज से लिंक होती है तो उसका वेट करो। अभी यहाँ पर इस फोन के अंदर स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, साउंड क्वालिटी अच्छी है। लेकिन यहाँ पर हैप्टिक्स की बात करें तो जैसे हम वीवो को क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई वहां पर स्प्रिंगी हैप्टिक्स मिल रहे हैं, तो इसके अंदर भी स्प्रिंगी हैप्टिक्स है। और दिक्कत ये भी है सैमसंग की लाइक फ्लैगशिप सीरीज के साथ भी ये दिक्कत है, आप चाहे तो ऑनलाइन भी इस चीज को जाके पढ़ सकते हो। आपको अगर कॉल आई है, आपकी पॉकेट में फोन है, तो वाइब्रेशन मोटर काफी कमजोर
होती है जिसकी वजह से फील ही नहीं होता कि किसी कॉल आ रही है, और काफी बार कॉल मिस होती है। और इस फोन के साथ मल्टीपल टाइम्स ये वाली प्रॉब्लम मेरे को फेस हुई है। तो यहाँ पर आप साइलेंट पे मत लगाना इस फोन को, वरना बहुत कॉल मिस होने वाली है। बाकी ये फोन IP68 रेटिंग के साथ आता है, जिसके लिए इस फोन को सबसे ज्यादा प्रमोट करा जा रहा है। तो भाई 20,000 वाले फोनों के अंदर भी IP68 मिलने लगा है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई इसी फीचर के लिए इस फोन की तरफ जाना। मैंने देखा है काफी लोग कमेंट में फिर लिखते हैं भाई IP68 रेटिंग है, ये तो बताया नहीं। देखो रेटिंग मिली है, लेकिन इसकी कोई वारंटी कंपनी देती नहीं है। तो अगर खराब भी हो ना पानी से, तो आपका ही पैसा लगने वाला है। ऐसे नहीं कंपनी ने बोला तो भाई आपको रिप्लेस करके देगी। अब बात करते हैं उस चीज की भाई जो इस फोन का एक्सपीरियंस खराब कर देती है, वो है Exynos 2200। भाई 2100 की मैंने बहुत तारीफ करी थी कि इसके अंदर आप थोड़ी कैजुअल गेमिंग कर सकते हो, नॉर्मल यूजेज को अच्छे से हैंडल कर लेता है, कोई हीटिंग इश्यूज नहीं है। बस कुछ लोगों की यूनिट के अंदर उसकी वजह से बैटरी ड्रेन इशू थे, बट मेरी यूनिट के अंदर नहीं था। मैंने उस फोन को काफी रिकमेंड करा। अब उसका एक अपग्रेड वर्जन आया है 2200, तो यहाँ पर वही मिलता है इस फोन के अंदर। अब मेरे को लगा था ये अच्छा प्रोसेसर होगा, तो भाई नॉर्मल यूजेज को अच्छे से हैंडल कर भी रहा है। लेकिन दिक्कत आती है अगर आप इसके अंदर कोई वीडियो भी वॉच कर रहे हो या थोड़ा बहुत हैवी एप्लीकेशन ओपन कर लिया, तो फोन कंटिन्यूअसली वार्म रहता है, और ये आपकी नॉर्मल यूजेज के अंदर भी वार्म रहने वाला है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हीटिंग होती है, वार्म होता है फोन, जिसकी वजह से बैटरी ड्रेन भी होता है इसके अंदर कंटिन्यूअसली। अब भाई इसकी वजह से दिक्कत ये, आपने जैसे कि कैमरा ऐप ओपन कर ली, कैमरा ऐप ओपन करते विद इन 5 मिनट्स ये बैटरी तो कंज्यूम करता है, साथ ही ब्राइटनेस भी बहुत ज्यादा तेजी से ड्रॉप करता है। और मैं यही बात बताने वाला था कि पीक ब्राइटनेस वैसे तो इसकी ठीक है, लेकिन 5 मिनट अगर आप आउटडोर लेके चले गए ना फोन, तो भाई वार्म होने की वजह से इसकी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा तेजी से गिरती है, जिसकी वजह से एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता। बाकी यहाँ पर 120 हर्ट्ज वगैरह मैंने बताया कि बढ़िया चलता है। अब अगर आप थोड़ी बहुत गेमिंग करना चाहते हैं इस फोन के अंदर, तो भूल जाओ, क्योंकि 60,000 छोड़ो, मैं कहूंगा कि 20-30 हजार वाले जो फोन आते हैं वो भी इससे 10 गुना बेहतर गेमिंग करके देंगे। क्योंकि एक तो सेटिंग भी आपको 20-30 हजार वाली मिलती है, यहाँ पर 60 FPS का ऑप्शन सिर्फ आपको स्मूथ में मिलता है। और यहाँ पर अगर आप गेम प्ले भी करोगे तो आपको एक TDM से पता लग जाएगा, जैसे इंटेंस सिचुएशन आती है वहां पर बहुत ज्यादा जिटरिंग है और लैग भी मिलता है। सामने वाला बंदा आपको कम मार के चला जाएगा, पता नहीं लगेगा। और दिक्कत ये भी है कि जब आप कोई हैवी टास्क करने के बाद इसके UI को चलाओगे, तो वहां पर जिटरिंग जब आपको फेस होगी, उससे पहले फेस नहीं होगी। तो यहाँ पर ये वाली प्रॉब्लम भी मैंने इसके अंदर फेस करी। अब इसके अलावा और भी दिक्कत है Exynos की, जैसे मैंने बताया बैटरी ड्रेन करता है जब आप गेम प्ले करोगे या कोई भी हैवी टास्क करोगे। तो भाई मैंने इसके अंदर एक TDM प्ले करा था, और एक TDM के अंदर इसने 6 से 7% बैटरी कंज्यूम करी थी। अगर आप किसी दूसरे फोन के अंदर 2 TDM प्ले करोगे ना, जब जाके इतनी बैटरी कंज्यूम होती है, तो दूसरे फोन के कंपैरिजन में इसका बैटरी कंजप्शन मेरे को लगभग दुगनी लगी है। अब इसके अलावा जिस चीज से मैं सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूं, वो है इसकी कैमरा परफॉर्मेंस। देखो कैमरा की परफॉर्मेंस ISP और पोस्ट प्रोसेसिंग पे डिपेंड होती है, और वो चीज डिपेंड होती है प्रोसेसर पर। तो यहाँ पर मैं छोड़ो, जो यूट्यूबर इस फोन को प्रमोट भी कर रहे हैं, जब तक उन्हें यूनिट नहीं आती थी वो साफ बोलते थे कि Exynos के साथ सीन ये है, जब आप प्रॉपर लाइट में फोटो क्लिक करोगे तो ठीक आ जाती है, लेकिन जैसे आप इंडोर आओगे या लो लाइट में फोटो क्लिक करोगे तो ग्रे नहीं आएगी, और पोर्ट्रेट फोटो के अंदर डिटेल खत्म हो जाती है। लेकिन अभी उनके शब्द बदल चुके हैं, समझो बात समझो। तो यहाँ पर क्या है कि जब आप इसके साथ फोटो क्लिक करोगे, जैसे यहाँ पर टेलीफोटो मिलता है 3x 8 मेगापिक्सल का, अब सुनने में लगता है भाई क्या मस्त फोटो निकालेगा। यहाँ पर प्रॉपर लाइट के अंदर ये फोटो क्लिक करी गई, आप खुद देख सकते हो। लाइट वगैरह तो ठीक मैनेज करी है, लेकिन हल्की सी जूम करो, डिटेल बिल्कुल खत्म है। और जितनी भी मैं यहाँ पर फोटो दिखा रहा हूँ ना, सबको मैं ड्राइव पे डाल के इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 1 महीने तक रहेगी जब तक ये वीडियो है, उसके बाद में उड़ा दूंगा, तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा एज डिटेक्शन नहीं है, ना ही डिटेल अच्छी है। और ये एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स हमने फोटो क्लिक करी है प्रॉपर लाइट में, जब ये सीन है। और लो लाइट के अंदर तो और भी बुरे हाल है। इसी के साथ अल्ट्रा वाइड जैसे सैमसंग का लेजेंडरी होता था, मैं हर बार बोलता था, अब डिटेल और भाई डायनेमिक रेंज एक नंबर है। तो डायनेमिक रेंज तो अब भी एक नंबर है, लेकिन डिटेल्स बिल्कुल खत्म है। बाकी 1x आपके सामने सीन है, यहाँ पर देख सकते हो प्रॉपर लाइट के अंदर, तो भी एक बार को फोटो ठीक ले लेगा, लेकिन 60,000 वाली मैं फिर भी नहीं बोलूंगा। लेकिन जैसे आप पोर्ट्रेट फोटो क्लिक करोगे और हल्का सा जूम करोगे ना, एज डिटेक्शन अच्छा है, ना डिटेल अच्छी है, और ऊपर से इंडोर फोटो के अंदर तो भाई ग्रेन्स अलग मिलते हैं। और मैंने एक बात देखी है, यहाँ पर भाई जो हेयर्स है ना, हल्की सी लो लाइट के अंदर उसे व्हाइट और रेड कलर का कॉम्बिनेशन डाल देगा, ऐसे लगेगा जैसे आपने कलर कराए हो बालों में। तो ये बहुत ज्यादा बेकार एक्सपीरियंस है। मतलब 30,000 में भी अगर ये फोन मेरे से आप पूछो ना, क्या भाई आप रिकमेंड करोगे कैमरा के लिए, तो मैं फिर भी नहीं करूंगा, क्योंकि 30,000 के फोन के कैमरा इससे ज्यादा बेहतर है। देखो 1x में 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छी है, स्टेबलाइजेशन भी ठीक है, लेकिन ये 60,000 रुपए का फोन है, और कहने को इसमें 3 लेंसेज हैं। अब आप सोचोगे भाई तीनों में वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी, तो देखो 1080p 30 FPS तक आप तीनों लेंसेज में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन जैसे आप 1080p 60 FPS पे जाओगे या उसके ऊपर वाली सेटिंग्स पे जाओगे, तो सिर्फ आप 1x में ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। अब वैसे इस फोन के अंदर ना 8K वीडियो रिकॉर्डिंग तक का ऑप्शन मिलता है, लेकिन मेरे को लगता है उसे छोड़ के इन फीचर पे ज्यादा फोकस करते तो बेहतर रहता। बाकी पोर्ट्रेट वीडियो मोड इस फोन का सबसे ज्यादा वर्स्ट है। लाइक मैं इसे 30,000 वाले फोन से भी देखूंगा ना, तो यहाँ पर इतनी ज्यादा ओवर शार्पनिंग और इतनी गंदा एज डिटेक्शन करा हुआ है, मतलब हद हो गई है। अब मैंने पहले भी बोला है S23 अल्ट्रा का पोर्ट्रेट वीडियो मोड के अंदर एज डिटेक्शन एक नंबर है, तो भाई थोड़ा सा यहाँ पर भी जादू बरसा देते तो बेहतर रहता। मेरे को लगता है Exynos ने पूरा बर्बाद करा इसका कैमरा। अब इसी तरीके से लो लाइट की जब फोटो क्लिक करी थी ना, तो भाई मेरे को लगा बढ़िया है, लेकिन जब मैंने डिस्प्ले में डाल के जूम करा, हेयर्स देखिए कितने ज्यादा बेकार कर दिए, ना ही डिटेल्स है। तो यहाँ पर लो लाइटिंग फोटो तीनों ही लेंसेज की बहुत बेकार है। इसके अलावा फ्रंट के साथ
साथ भी सेम सीन है भाई, प्रॉपर लाइट में भी यहाँ पर फोटो अच्छी नहीं आती इसकी, तो मतलब हेयर्स पे इतने ज्यादा गिरे ना, हल्का सा ब्लैक पार्टी अच्छा दिखाता ही नहीं है। अभी इसके साथ सीन है ना एक्सयनोस होने की वजह से, जैसे आप लो लाइट में इंडोर फोटो क्लिक करोगे, जितना नॉर्मली घर में लाइट होती है उसमें भी, तो यहाँ पर देखो फोटो क्लिक करी, अच्छी खासी लाइट थी, बट यहाँ पर ग्रेन्स काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे और डिटेल्स भी नहीं है। एंड यहाँ पर पिछली वाली फोटो में देखो क्या हेजीनेस दिखाई है इसने, तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत है एक्सयनोस की वजह से, स्पेशली कैमरे में तो बहुत ही है। तो यहाँ पर भाई बहुत बुरे हाल हैं इसके कैमरास के, और लो लाइटिंग परफॉर्मेंस भी बेकार है। बाकी फ्रंट कैमरे की तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी मेरे को बेकार लगी है, मतलब स्टेबलाइजेशन वगैरह अच्छी है, पर भाई डिटेल्स कहाँ है। 4K 60 FPS में प्रॉपर लाइट में वीडियो रिकॉर्ड करी है, उसके बाद भी ऐसे हाल है। तो मेरे को लगता है भाई जो एक्सयनोस है ना, इस बार उसने इसके कैमरा से बिल्कुल खत्म कर दिए, क्योंकि S21 FE एक्सयनोस वेरिएंट के कैमरा इससे भी ज्यादा अच्छे थे। यहां तक कि जो अभी स्नैपड्रैगन वेरिएंट है, मैं तो कहूंगा उसके भी कैमरा इससे ज्यादा अच्छे हैं। तो भाई ये फोन क्यों निकाला है, मेरे तो समझ से बाहर हो चुकी है ये चीज। अब इसके साथ जो एक्सयनोस ने एक और चीज बर्बाद करी है, जिसे मैं बताता रहा हूं कि बैटरी कंजप्शन ज्यादा है। तो अगर आप नॉर्मल यूजर भी हो ना, तो देखो हमने इसके साथ एक फोन और यूज कर रहे थे टेस्टिंग के लिए, क्योंकि उसका भी रिव्यू आने वाला है, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। तो यहां पर हमने एक चीज एक्सपीरियंस करी कि नॉर्मल यूजेज में, जिसमें हमने इसके अंदर मूवी देखी या मैप लगाया कार से इधर उधर जाने के लिए, यहां तक कि थोड़े बहुत कैमरा यूज करे, उसके बाद इसने हमें स्क्रीन ऑन टाइम सिर्फ 3 घंटे 20 मिनट का दिया है, जो कि बहुत ज्यादा बेकार है। इससे पहले हमारी सिम मोटरोला के फोन के अंदर थी, उसने सेम यूजेज पे हमें करीब 6 से 6.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दिया है। तो इसकी बैटरी कंजप्शन दुगनी है, जैसे कि मैंने आपको गेमिंग के टाइम पे बताया। अब अगर आप इसके अंदर थोड़ी हैवी यूजेज करना चाहते हो, जैसे कि गेमिंग, मूवी या मैप वगैरह यूज करना चाहते हो, तो भाई उस टाइम पे तो भूल ही जाओ, क्योंकि यहाँ पर 2 घंटे से ज्यादा का SOT आपको मिलने वाला ही नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज तो कही जा सकती है, एक्सयनोस ने कैमरा, परफॉर्मेंस और बैटरी बिल्कुल खत्म कर दी है। अभी एक्सयनोस का 2100 वाला जो S21 FE था ना, उसके साथ भी कुछ लोगों को बैटरी ड्रेन इशू थे, लेकिन मेरी यूनिट के अंदर नहीं था, मैंने अपनी वीडियो के अंदर ही बताया था। बट इसके साथ मैं खुल के कह सकता हूं कि बहुत तगड़ा बैटरी वाला इशू है। अगर आप सिंगल इस फोन को यूज करोगे ना, आपके पास 2 फोन नहीं है, तो मैं ये कह सकता हूं कि आप शायद इस फोन को 2 बार चार्ज करो या 3 बार भी चार्ज करो दिन में, इतनी बेकार बैटरी बैकअप है इसका। और इस वीडियो के अंदर अगर आपको लगता है मैं कहीं भी बायस्ड हूं और लगता है कि आप मेरे को गलत प्रूफ कर सकते हो, तो देखो खुला चैलेंज है, आप सामने से आके मेरे साथ वीडियो बना के मेरे को गलत प्रूफ कर दो। मैं इस वीडियो को डिलीट अलग करूंगा और सॉरी अलग मांगूंगा। खैर यहाँ पर अब मेरी ओपिनियन क्या है इस फोन के बारे में, तो देखो 60,000 रुपए इस पे वेस्ट करने से बढ़िया है सैमसंग S21 FE जो 888 वाला है ना, उसे बाय करो 30,000 रुपए में, 32,000 में मिल जाए तो भी बढ़िया है वो फोन, क्योंकि भाई इससे बढ़िया कैमराज है, उससे बढ़िया परफॉर्मेंस है। बस क्या यहाँ पर ग्लास मिलता है, वहां पर प्लास्टिक है, इसके अलावा तो भाई वहां पर डिस्प्ले तक अच्छी मिलती है। तो मेरी ओपिनियन तो ये रहेगी कि सैमसंग S21 FE 888 बाय कर लो। ये अगर 30 में भी मिले तो भी बाय मत करना, इस बार तो मैं खुला बोलता हूं, क्योंकि S23 FE एक बेकार फोन सैमसंग ने लॉन्च करा, जैसे कि A54 लॉन्च करा था। बाकी इतने रुपए में अगर कोई फोन बाय करना है तो सैमसंग का ना S22 अल्ट्रा डिस्काउंट में चलता रहता है, S23, तो आप उसे देख सकते हो, 60-65 में आपको वो भी मिल जाएंगे। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और भाई ऐसी लगे कि आपके भाई ने खुल के बात करी, तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो कर देना शेयर। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जॉन मैं गाइस वो करे टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे ट्यून्ड विद HFV and Box गाइस, बाय।